हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें एक फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का, और कंडीशंस दी हुई है कि उस कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट्स है, M एंड N। ठीक है, ए कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट M एंड N एंड फॉर्म CCP। जो N एलिमेंट है वो CCP फॉर्म बनाता है, while M occupy 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो N टाइप के जो एटम्स है वो CCP फॉर्म बनाता है, जो M टाइप का है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। ठीक है, तो अब हम कैसे करते थे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ N टाइप एटम्स कितने हो गए, हमने वो N मान लिया है ना। जो भी लैटिस के ऊपर होता है हम उसको N मान लेते हैं हमेशा। अब टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होते हैं हमेशा 2 टाइम्स, तो कितने हो गए ये 2N हो गए। ठीक है, अब जो M है वो M कहां पर है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे, बट वो सिर्फ कितने हैं 1/3 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ M टाइप एटम्स, जो M एटम्स हो गए वो कितने हो जाएंगे बेटा 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो कितने आ गए ये 2N/3। क्लियर है, सिंपल सा काम कर रहे हैं। सो द फॉर्मूला, हमने बताया था कि जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में इन एटम्स का रेशियो ही होता है। तो M के कितने एटम्स हो गई 2N/3, और जो N है उनके N हो गए। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, इनका होल नंबर रेशियो लेना है। N से N कैंसिल हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में है, एटम तो कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी। ऑप्शन है सिंपल यूनिट, BCC और हेक्सागोनल। तो हम जानते हैं भाई सिंपल की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, BCC की 68% एंड HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक उसकी होती है 74। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होगी बेटा HCP की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट with molar mass, an element with molar mass 2.7 into 10 raised to power minus 2 kilogram per mole, form a cubic unit cell, form a cubic unit cell with edge length 405 picometer if its density 2.7 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. Find nature of cubic unit cell. हमने नेचर बताना है कि उस यूनिट सेल का नेचर कैसा हो। देखो बहुत सिंपल सा है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, मोलर मास, यहां पर लिखते जाओ। जो गिवन है मोलर मास हो गया 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, फिर क्या गिवन है, एज लेंथ ए कितनी होगी बेटा 405 पिकोमीटर। फिर क्या गिवन है, डेंसिटी
रो की वैल्यू कितनी होगी 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो एज लेंथ है पिकोमीटर में और ये हो गई मीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 10⁻⁻12 हो गया हमारे पास, ये क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नेचर, नेचर का मतलब ही इसने ये कहा ना कि क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसने ये नहीं बताया कि वो बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है कि सिंपल है, कौन सी है। तो ये हमसे जेड की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये हमसे चाहता है कि हम ये जेड की वैल्यू बताएं, कि हम उसको ये क्लियर करें कि वो किस टाइप की यूनिट सेल है। तो हमने क्या निकालना है बेटा यहां से जेड, तो निकाल सकते हैं ना, बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू जेड एम ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो। तो मुझे क्या निकालना है, यहां से जेड निकालना है। तो जेड क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई रो ए क्यूब अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। सबकी वैल्यूज पुट कर दो आप, तो रो कितना हो गया 2.7 इंटू 10⁻³ ए एज लेंथ। ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, बच्चे मल्टीप्लाई क्यूब करना भूल जाते, तो क्यूब है यहाँ पे इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। और उसका मोलर मास कितना है 2.7 इंटू 10⁻²। हम इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी किलोग्राम में है और जो डेंसिटी है वो भी किलोग्राम में है, क्लियर है, सेम यूनिट में है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा यहां से 405 क्यूब इंटू ये प्लस हो जाएगा 10⁻5 10⁻−36 6.022 10⁻23, ठीक है बेटा। और जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तब जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो 4 होगी। कैलकुलेशन जरूर थोड़ी लेंथी है बट आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो z की वैल्यू 4 आने का मतलब क्या होगा कि दिस इज FCC टाइप यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन तुमने बहुत अच्छे से करनी है, लेंथी जरूर है बट इजी होगी जब आप इसको सोल्व करोगे, क्लियर है, हो जाएगा ना क्वेश्चन ये, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो जो हम डिफिकल्ट वन है सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी सिंपल आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय, कि कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात हो रही है और कौन कौन है बेटा, जिंक सल्फाइड एंड AgBr। तो आपको अगर अच्छे से ध्यान हो तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम मेनली शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। तो अब जिंक सल्फाइड है, हम जानते हैं कि सल्फाइड का साइज बहुत बड़ा होता है ना, एक तो नेगेटिव आयन हो गया, ऊपर से 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, तो साइज बहुत बड़ा है। जिंक है Zn2 पॉजिटिव और इसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये लगभग पीरियोडिक टेबल के मिड में लाई करता है। जो अगर बिल्कुल लेफ्ट में होता तो साइज बड़ा होता, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज भी है, 2 पॉजिटिव चार्ज है और पीरियोडिक टेबल के लगभग बीच में आता है, तो जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा। तो इसका मतलब कटायन का साइज छोटा, अनायन का साइज बड़ा, मतलब रेडियस रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब जब रेडियस रेशो की वैल्यू कम होगी तो हमने कंडीशंस पढ़ी हुई है, ये कंडीशन किसको फॉलो करती है, फ्रैंकल डिफेक्ट को। मतलब कि जो ZNS है कौन सा डिफेक्ट शो करेगा बेटा, चांसेस क्या होंगे उसके, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड, वो कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करते कि कटायन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन को अपनी लैटिस साइज छोड़नी पड़ती है
और इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करना होता है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब कटायन का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव का साइज छोटा होता है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, AgBr हमने पढ़ा था कि स्पेशल टाइप होते हैं एक क्रिस्टल, ये दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर देता है, शॉर्ट की भी, ठीक है, एंड फ्रंटल की, दोनों डिफेक्ट ही ये शो करेगा। ये तुमने अच्छे से इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयोनिक सॉलिड व्हेन ए कटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज एन इम्प्यूरिटी इन इट। तो कहता है कि हमारे पास कोई भी आयोनिक सॉलिड है, जैसे हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब पढ़ा भी था इसको, NaCl है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर इम्प्यूरिटी डाल दी हायर वैलेंसी की, कैडमियम 2 पॉजिटिव। तब पूछ रहे कि वैकेंसीज कैसे इंट्रोड्यूस होंगी। तो हमने सिंपल से एक बात सीखी हुई है कि जितने भी डिफेक्ट हैं उन सभी डिफेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो जब मैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कैडमियम 2 पॉजिटिव इम्प्यूरिटी ऐड करूंगा, तो फॉर 1 कैडमियम 2 पॉजिटिव वहां से कितने सोडियम आयन निकलेंगे? 2 निकलेंगे, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 2 सोडियम के आयन। तो एक कैडमियम इंट्रोड्यूस होगा, 2 सोडियम बाहर निकलेंगे। तो एक कैडमियम तो एक सोडियम की जगह पे आ जाएगा, और एक सोडियम की जगह पे क्या बन जाएगी बेटा? वैकेंसी बन जाएगी। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन इंट्रोड्यूस करवाता तो क्या होता? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 3 Na पॉजिटिव आयंस। मतलब कि जैसे मैं एक एल्यूमिनियम आयन डालता तो वहां से 3 सोडियम के आयंस बाहर निकलते। तो एक सोडियम की जगह तो कौन आ गया? एक एल्यूमिनियम। और वैकेंसी कितनी बन जाती? 2 वैकेंसी पर एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, पर एल्यूमिनियम आयन। मतलब कि एक एल्यूमिनियम आयन डालने से वहां पर 2 वैकेंसी बनती, जब हमारा होस्ट आयन कौन होता? सोडियम होता। ऐसे ही अगर मैं एक कैडमियम 2 पॉजिटिव डाल रहा हूं तो एक वैकेंसी बनेगी पर कैडमियम आयन। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भी जब जैसे 2 पॉजिटिव डालूंगा तो मुझे 2 पॉजिटिव वहां से वैकेंट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब सिंपल है। नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड्स विच हैव अनायन वैकेंसीज, ठीक है, डेवलप कलर, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो कहता है कि भाई जो अनायन वैकेंसीज होती हैं उनमें कलर्स जाते हैं, तो हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो हम जानते हैं कि अनायन वैकेंसीज हैं, अनायंस चले गए हैं, तो उन अनायन वैकेंसीज के ऊपर कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वहां पर एम्बेडेड या डॉप हो जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कलर शो करते हैं ना, कि जैसे ही हम उन क्रिस्टल्स को हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होकर के अपर लेवल में जाएगा, जब वापस से वो डी एक्साइट होकर के अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी इमिट करता है, और वही एनर्जी हमें कलर्स की फॉर्म में दिखाई देती है ना। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, हमने पढ़ा भी था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयन, ठीक है। अब जैसे ही अनायन वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहां से जब हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दैट मेटल आयन वेपर, जैसे मैं इसको सोडियम के वेपर में जब इसको हीट करूंगा तो सोडियम के एटम इसके ऊपर सरफेस पे डॉप हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्लोराइड आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, Na को उसको और सोडियम को आयोनाइज करेगा। क्लोराइड आयन यहां से निकल करके जो बाहर सोडियम के एटम है उसकी तरफ जाएगा, और ये क्लोराइड इसको आयोनाइज करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? इसकी जगह पे। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो एक्चुअल में कहां से आया है? सोडियम एटम से। वो सोडियम एटम जो हमने एज ए वेपर हमने इसको यूज किया था। तो ये इलेक्ट्रॉन है इस, और इस साइड को हम क्या बोल देते हैं? एफ सेंटर। एफ का मतलब जर्मन लैंग्वेज फार्ब से लिया गया है, और फार्ब का मतलब क्या होता है? कलर। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कॉल्ड एफ सेंटर।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट कहता है कोई एक ग्रुप 14 एलिमेंट, जो ग्रुप है 14 एलिमेंट का, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर हो जाता है जब हम उसके अंदर कोई सुटेबल इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। तो पूछता है कि वो इंप्यूरिटी किस ग्रुप से बिलोंग करेगी। तो सिंपल सा है ना, बी एन टाइप है। एन का मतलब क्या था, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिस्टल नेगेटिव है, उसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंप्लीट क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल ही होगा, ये दिमाग में रखना। इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो उसका मतलब क्या होगा कि हमें एक ऐसी इंप्यूरिटी डालनी है जिसके पास ग्रुप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ग्रुप 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, तो इस इंप्यूरिटी के पास 4 से ज्यादा होने चाहिए ताकि वो 4 बॉन्ड भी बना ले, और 4 बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन भी बच जाए। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट का, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कि वो उसके अंदर, उस वैकेंसी के अंदर एग्जैक्टली फिट भी हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास फ्री हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से करने हैं। हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस खत्म हो गए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।